प्रशांत, पंजाब और पॉलिटिक्स, ये तीन कड़ियां हैं जो आपको जाननी चाहिए। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपना पॉलिटिकल सलाहकार बनाया है। 1 रुपये की सैलरी में आने वाले प्रशांत किशोर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। साथ ही वो अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। लेकिन प्रशांत के लिए चैलेंज पंजाब नहीं, बंगाल है, क्योंकि बंगाल में जो बीजेपी की बढ़त है वो अप्रत्याशित है। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार परफॉर्म किया था। बीजेपी ने 2014 में जहां बंगाल में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीती थी, वहीं 2019 में बीजेपी के पास 18 लोकसभा सीटें आ गई थी। इसके बाद लगातार बीजेपी वहां पर अपनी ताकत बढ़ाने लगी। बंगाल में इस महीने और अगले महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी काफ़ी समय से बंगाल के लिए चुनावी मोड में है, एक्शन प्लान तैयार है और स्थिति ये है कि बीजेपी ने अपना जो कैंपेन शुरू किया है सोनार बंगाल का, उसमें जो मिशन रखा है वो 200 प्लस का रखा है। वहीं इस बात पर जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने कहा था कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो 100 से ज़्यादा सीटें बंगाल में नहीं जीत पाएगी। प्रशांत किशोर को देश में इस वक्त एक बड़े पॉलिटिकल पंडित के रूप में देखा जाता है। वो एक बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। लेकिन आपको 3 बातें बताता हूं कि कैसे प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कैंपेन तैयार करती है, उनके लिए कैसे काम करती है और उनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो क्या है। चाय पे चर्चा, 3D मोदी, लगे रहो केजरीवाल और बंगाल को चाहिए अपनी बेटी, ये वो कैंपेन है जो प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने तैयार किए हैं। इनमें से कुछ कैंपेन और कुछ नारे बेहद सफल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, चाय पे चर्चा, लगे रहो केजरीवाल, काफ़ी सफल कैंपेन और नारे हैं। लेकिन जो बंगाल के लिए नया नारा है वो है बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। ये नारा टीएमसी के लिए बंगाल में ममता बनर्जी को देखकर तैयार किया गया है। दरअसल बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में सेंधमारी करी है उसको देखते हुए टीएमसी एक बड़ी रणनीति के तहत चुनावों में जाना चाहती है। इसलिए जो प्रशांत किशोर हैं वो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और अभी जो नारे हैं उनको ग्राउंड पर उतरना बाकी है। एक तरह से कहें तो उतर चुके हैं, लेकिन जो उनका काम है वो अभी सिद्ध होना बाकी है। कैंपेन और नारे के बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दरअसल जो आईपैक है वो लीडर सेंट्रिक ब्रांडिंग करता है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, एम स्टालिन, ये वो नाम हैं जिनको देखकर आपको समझ में आता होगा कि ये किसी सूबे या फिर देश भर में एक जाने पहचाने राजनेता हैं। दरअसल जो आईपैक का काम है वो किसी भी पॉलिटिकल नेता को ब्रांड बनाना है और उसी ब्रांड को घर घर पहुंचाना है। इसी के तहत उनका तीसरा पॉइंट आता है, वो है डोर टू डोर कैंपेन का। आईपैक की वर्किंग के अगर तीसरे पॉइंट पर आए तो बात आती है डोर टू डोर कैंपेन की। आईपैक जिस तरह से काम करता है उसमें सबसे पहले ख्याल रखता है कि ब्रांड बनाए हुए नेता को घर घर पहुंचाया जाए। इसलिए डोर टू डोर कैंपेन में एक विधानसभा पे 2 आदमी या 2 आईपैक के जो लोग हैं उनको रखा जाता है। अब अगर प्रशांत के काम, उनके परफॉर्मेंस और कैरियर ग्राफ की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से प्रशांत ने इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी बड़ी छाप बना ली है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनावों में चाय पे चर्चा और 3D मोदी के जरिए मोदी को घर घर पहुंचाने का जो आइडिया था वो प्रशांत किशोर का ही था। लेकिन उससे पहले उन्होंने 2012 में मोदी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। 2012 में वो गुजरात गए और सीएम हाउस में रहने लगे। उन्होंने मोदी की जीत के लिए ऐसा कैंपेन चलाया जिसकी धमक पूरे देश में हो चुकी थी। 2014 की जीत के बाद प्रशांत किशोर के रिश्ते बीजेपी के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे और इसके बाद उन्होंने बिहार जाकर 2015 में महागठबंधन के साथ हाथ मिला लिया। नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ की मजबूती का फायदा प्रशांत किशोर ने ग्राउंड पर उतार दिया और उनकी रणनीति के बलबूते बिहार चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन सरकार बनाने में सफल रहा। 2017 में प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ काम करने के लिए आ गए और उन्होंने 2017 में ही जो विधानसभा चुनाव हुए पंजाब और उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी ली। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति हुई वो बेहद शर्मनाक थी। उत्तर प्रदेश में केवल 7 सीटें कांग्रेस जीत पाई। ये आज़ादी के बाद कांग्रेस का सबसे खराब परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में था।
लेकिन इसका ठीकरा प्रशांत किशोर ने सपा पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि सपा के साथ आकर कांग्रेस ने जो गलती करी उसमें सबसे बड़ी दिक्कत उनको ये हुई कि सपा के लोगों ने उनको काम करने नहीं दिया, लेकिन इसकी भरपाई उन्होंने पंजाब में करी। पंजाब में कांग्रेस को उन्होंने जीत दिलाई। प्रशांत की स्ट्रेटेजी आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के लिए भी काम आई और उन्होंने यहाँ जगनमोहन रेड्डी के लिए काफ़ी लंबा काम किया। आखिरकार वो जगन रेड्डी को सूबे का सीएम बनाने में सफल हुए। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली एक बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवा दी और पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया, लेकिन पार्टी में लगातार उनका विरोध बना रहा और आखिर में उन्होंने जेडीयू छोड़ दी। जेडीयू छोड़ने के बाद प्रशांत का इंटरेस्ट चुनाव लड़ाने से ज़्यादा लड़ने में दिखा और उन्होंने अगले कुछ वक्त के लिए बिहार के लिए काम करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि वो चप्पे चप्पे पर बिहार में पहुंचेंगे और अगले 10 साल में उनका विज़न है कि बिहार को देश के अग्रणी राज्य में रखा जाए, लेकिन उनका जो प्लान था वो जल्दी ही फेल हो गया। दरअसल प्रशांत किशोर पटना से ही आते हैं, इसलिए उनका जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा दिखता है। बिहार के रोहतास से आने वाले प्रशांत ने अपनी स्टडी बक्सर और पटना से पूरी करी है। प्रशांत अभी 2 पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में डीएमके के लिए और बंगाल में टीएमसी के लिए। दरअसल डीएमके का लोकसभा में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और अगले महीने जो तमिलनाडु में चुनाव होने हैं उसमें डीएमके की स्ट्रेटेजी को लेकर प्रशांत काफ़ी आश्वस्त है कि डीएमके अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके साथ ही बंगाल में जो एक बड़ा पॉलिटिकल टसल देखने को मिल सकता है बीजेपी और टीएमसी के बीच, उसमें टीएमसी का परफॉर्मेंस कितना बेहतर हो इसके लिए प्रशांत को लगातार काम करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बेहतरीन काम 2020 में किया और लगे रहो केजरीवाल का नारा देने के साथ ही आम आदमी पार्टी 70 में से 63 सीटें जीत गई थी और फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। प्रशांत किशोर को लेकर एक मोटा मोटी बात जो समझ में आती है उसमें उनको समझने वाले और उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि शुरुआती दौर में बीजेपी के साथ काम करने के साथ अब ऐसी पार्टियों के साथ काम करना जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो इनके लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी को वो अच्छे से समझते हैं और उनके खिलाफ रोड मैप बनाना उनके लिए आसान काम हो जाता है।